वैसे तो हर कंट्री, रीजन और सिविलाइजेशन में जादू को शैतान या कहा जाए कि एक इविल एंटिटी से जोड़ा जाता रहा है। यानी कि जादू करने की कुव्वत आपको तब हासिल हो पाती है जब आप सेटन द सुप्रीम कमांडर के अंडर आने वाली ऐसी एंटिटी या डाइटी या जिन से वो कॉन्ट्रैक्ट कर लें जिसमें फिर आपको उसका कहा पूरा करना होता है और बदले में आपको दौलत और शोहरत जैसे इनामात भी मिलते हैं, पर इसके थ्रू किसी को नुकसान भी पहुंचाया जा सकता है। जादू के मुतालिक बात करी जाए तो 8th सेंचुरी में अब्दुल अल हजरत नाम का एक पागल यमनी पोएट हुआ करता था। अल हजरत को डार्क मैजिक में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट था, जिसकी वजह से वो काफी दूर तक लोगों में मशहूर हो चुका था। ये कहा जाता था कि अल हजरत ने अल खालिया जैसी वीरान जगह में अकेले 10 साल गुजारे थे, जिसे कि एम्प्टी क्वार्टर के नाम से भी जाना जाता है। ये एक बहुत बड़ा और सुनसान रेगिस्तान है जो कि आज की तारीख में यूएई और सऊदी अरब के बीच में एग्जिस्ट करता है। तो इस रेगिस्तान और इस जैसी वीरान जगहों पर रहकर कुछ खास इविल स्पिरिट्स और जिनों के जरिए अल हजरत ने डार्क मैजिक और सॉर्सरी की वो फॉर्म सीखी जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक मानी गई है। उसके बाद आखिरकार वो सीरिया शिफ्ट हो गया, जहां उसने जादू के ऊपर एक किताब लिखी जिसे अब तक भी डार्क मैजिक की एक बहुत पावरफुल बुक माना जाता है। इस किताब का नाम अल अजीज था। अल हजरत की मौत भी बहुत ही खतरनाक और मिस्टीरियस तरीके से हुई थी। उसकी मौत की आज तक कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पाई है। कहा यह जाता है कि अल हजरत को एक बहुत भीड़ वाले बाजार में किसी इनविजिबल क्रीचर ने अटैक किया था और फिर वो अल हजरत को जिंदा ही खा गया था। उसकी मौत के कई सेंचुरीज के बाद इस खतरनाक जादुई किताब की एक कॉपी सीरिया से ग्रीस पहुंच जाती है, जहां पर फिर इस किताब का ट्रांसलेशन किया गया और इसको नेक्रोनॉमिकन का नाम दिया गया था। और इसके साथ ही रोम की वेटिकन गवर्नमेंट के साथ साथ कई और यूरोपियन गवर्नमेंट्स ने भी इस किताब की ट्रांसलेटेड कॉपीज अपने पास रख ली थी ताकि उसके वो राज जान सकें जो कि किसी को ना पता थे। वक्त गुजरता गया और साल 1926 आते आते इस किताब की सारी ऑथेंटिक कॉपीज गायब हो चुकी थी, जबकि आज की तारीख में एक डार्क कॉन्स्पिरेसी के मुताबिक कुछ इंटरनेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के पास इसके कुछ आखिरी ओरिजिनल टुकड़े अभी भी मौजूद हैं और उन टुकड़ों की सीक्रेट नॉलेज से ये टॉप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जादू के जरिए उन इंटरडायमेंशनल क्रिएचर्स को अपने बस में करती हैं जिनको हम जिन कहते हैं। साथ में ही उन ट्रांस डायमेंशनल एलियंस और जाइंट्स को समन करते हैं जो कि स्पेस में या ज़मीन के नीचे रहते हैं। ये कहा जाता है कि पिछले 1000 साल में अल अजीब के 5 अलग अलग वर्जन्स आ चुके हैं, पर क्या सही में इन 5 किताबों में इतनी ताकत है जो कि ऐसी कोई एंटिटीज़ को ज़मीन पर समन किया जा सके, वो भी स्पेस या ज़मीन के नीचे से? शायद। 1920s में अमेरिकन फैंटेसी और हॉरर नॉवलिस्ट H.P. लवक्राफ्ट अपने नॉवेल्स में मैजिक, हॉरर और मिडिल ईस्टर्न फोल्कलोर लिखा करते थे, जिसकी वजह से वो काफ़ी मशहूर हो गए थे। उस वक्त जिन लोगों ने भी अब्दुल अल हजरत के बारे में पढ़ा था और इसकी लिखी हुई उस खतरनाक जादुई किताब को जानते थे, वो लोग ये भी जान गए थे कि अल हजरत लवक्राफ्ट की नॉवेल्स का सबसे फेमस फिक्शनल कैरेक्टर है, जबकि अब भी ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि नेक्रोनॉमिकन का असली वर्जन हिस्ट्री में कभी एग्जिस्ट करता था और शायद अब भी एग्जिस्ट करता है। या फिर ये कहना गलत नहीं होगा कि लवक्राफ्ट ने ये सारा कंटेंट पुराने अरबिक ऑथर्स, राइटर्स और हिस्टोरियंस से कॉपी किया था ताकि उनका अपना कंटेंट बहुत अच्छा बनकर सामने आए, और उसकी झलक आपको हज़ारों बुक्स, मूवीज़ और वीडियो गेम्स में देखने को मिल जाएगी। H.P. लवक्राफ्ट की नॉवेल्स में जो एलियंस की तरह के बीइंग्स के बारे में डिस्क्रिप्शंस दिए जाते हैं वो डेफिनेटली नेक्रोनॉमिकन में वो इंटरडायमेंशनल एंटिटीज़ हो सकती हैं जिन्हें समन करने का तरीका ही उस किताब में लिखा है। लवक्राफ्ट की कुछ फेमस बुक्स में इंक्लूड हैं द कॉल ऑफ क्थुलू, द अदर गॉड्स एंड मोर अनअर्थी टेल्स और एट द माउंटेन्स ऑफ मैडनेस एंड अदर वियर टेल्स। ज़मीन के नीचे छुपे एंशियंट जाइंट एलियंस और दूसरी दुनिया में खुलने वाले इंटरडायमेंशनल पोर्टल्स से लेकर ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस से जुड़ी इंटरनेशनल गवर्नमेंट कॉन्स्पिरेसीज या फिर जिनों का इंसानों से सामना, जहां कई इंसिडेंट्स में तो एक तरह के जिन
इंसानों को जिंदा खा गए हैं। यानी HP लवक्राफ्ट का फिक्शन जहां ख़त्म होता है वहां हमारी रियलिटी की शुरुआत होती है। पर दोनों की फ़र्क की लकीर काफ़ी धुंधली है। तो जैसा कि कहा जाता है कि असली नेक्रोनॉमिकन उन पुरानी किताबों में से एक होगी जिनमें कि असल जादू और जिन्नात का जिक्र है। अब जैसे कि HP लवक्राफ्ट मिडिल ईस्ट सिविलाइजेशन और उससे जुड़े मिस्टिसिज्म और मैजिक से ऑब्सेस था, वैसे ही ये जानते हैं कि इस लिस्ट में आगे और किसका नाम जुड़ा हुआ है, और ये नाम है इजिप्ट से। दरअसल 1200 CE में एक हिस्टोरियन मुर्तज़ा इब्न अल अफीफ ने प्रोडिजीज ऑफ इजिप्ट नाम की एक किताब लिखी थी। ये किताब एंशियंट इजिप्ट के मैजिक, मॉन्स्टर्स और इजिप्शियन गॉड्स के बारे में एक ऐसी एनसाइक्लोपीडिया थी कि जिसमें बहुत कुछ रियलिटी के करीब इन चीज़ों के बारे में था। हालांकि इस किताब की सारी कॉपीज कुछ अरसे बाद ही गायब हो गई थी और उसके फौरन बाद ही एक फ्रेंच ट्रांसलेशन का वर्जन लिखा गया था जो कि 21वीं सदी तक पहुंचा। तो प्रोडिजीज ऑफ इजिप्ट और नेक्रोनॉमिकन को कंपेयर किया जाए तो उनका यहाँ आज के ज़माने तक का सफ़र काफ़ी सिमिलर है। जबकि प्रोडिजीज ऑफ इजिप्ट के अंदर जो हद से ज़्यादा ख़तरनाक और डार्क लिटरेचर का रेफरेंस मिलता है वो उससे कई लेवल ऊपर की एक एंशिएंट किताब से लिया गया है। जी हाँ, जबकि मुर्तज़ा की किताब प्रोडिजीज ऑफ इजिप्ट कोई इजिप्शियन जादू या तंत्र मंत्र स्पेल्स की किताब नहीं है, पर उसकी कई राइटिंग्स को पढ़कर लगता है कि ये एक और भी पुरानी पुरसरार किताब से ली गई है जिसका नाम है अखबारुल ज़मान। इसका इंग्लिश में मतलब हिस्ट्री ऑफ टाइम होता है। तो भाई ओरिजिनल अखबारुल ज़मान में एक्चुअली एंशिएंट इजिप्ट और उसके जादू, जिन्नात और एलियन बींग्स के बारे में चौंकाने वाली डिटेल्स मौजूद हैं, और इस किताब का ही असलियत में नेक्रोनॉमिकन माना जाना काफ़ी हद तक मुमकिन है। हिस्टोरियन और स्केप्टिक जेसन कोलाविटो का कहना है कि अखबारुल ज़मान के अंदर ऐसे स्काई क्रीचर्स के बारे में बताया गया है जिसे कि आज के ज़माने में एलियंस का खिताब दिया जाएगा। इसमें जाइंट्स और मॉन्स्टर्स के बारे में काफ़ी डिटेल से बताया गया है जो नोआ वाले ग्रेट फ्लड से पहले ज़मीन पर या कहा जाए अर्थ पर आए थे। ये वही कॉन्सेप्ट नज़र आता है कि जब इस अर्थ को ऐसे बीइंग से डिसइंफेक्ट या क्लेंस करने के लिए वो फ्लड आया था। अखबारुल ज़मान में एक ऐसे पावरफुल क्रीचर के बारे में भी बताया गया है जो कि HP लवक्राफ्ट के एक फेमस मिथिकल क्रीचर से बहुत मेल खाता है जिसका नाम क्थुलू है, जिसे कि एक डेमोनिक एलियन डायटी के रूप में देखा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं उस किताब की जो कि असली नेक्रोनॉमिकन होने की एक और दावेदार हो सकती है, द साइमन नेक्रोनॉमिकन। दरअसल 25 नवंबर 1996 को USA में नाओमी और रिचर्ड वैंडॉफ की बेटी को उन दोनों की लाशें उनके घर में ही मिली थी। उन दोनों को बहुत बेरहमी से एक क्रोबार से बार बार वार करके कत्ल किया गया था। ये दोनों मर्डर्स एक वैम्पायर कल्ट के कुछ मेंबर्स ने किए थे जिसका सीधा ताल्लुक सैटेनिक रिचुअल्स के साथ था। इस केस में कोर्ट में तो ये तक साबित हुआ था कि इन सैटेनिक रिचुअल्स को साइमन नेक्रोनॉमिकन नाम की उस किताब से लिया गया था। कहा जाता है कि साइमन नेक्रोनॉमिकन पीटर लेवेंडा नाम के एक सेटनिस्ट या फिर कहा जाए कि ओकल्टिस्ट ने लिखी थी। इस खतरनाक और मशहूर जादुई किताब में असली एंशिएंट बेबीलोनियन टेक्स्ट के साथ ही उन डीमंस के बारे में भी बताया गया है जो HP लवक्राफ्ट ने अपनी नॉवेल्स में बाद में फिक्शनल क्रीचर्स की तरह बताए हैं। सबसे ख़ास और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि इस बुक में काफ़ी क्लियरली बताई गई है वो है द ओरिएंटलिस्ट मैजिकल सिस्टम ऑफ इल्यूमिनाटी सेटनिस्ट एलिस्टर क्राउले। यानी एलिस्टर क्राउली के वो जादू भी मौजूद हैं जिनसे सैटेनिक डीमंस को समन किया जाता है। इस किताब के सस्पेक्टेड ऑथर पीटर लेवेंडा जो कि एक पॉलिटिकल हिस्टोरियन भी हैं, उनका बहुत पक्के तरीके से ये कहना है कि अमेरिकन गवर्नमेंट मैजिक और विचक्राफ्ट में काफ़ी एक्टिवली इन्वॉल्व रहती है। अपनी एक किताब सिनिस्टर फोर्सेस अ ग्रिमोयर ऑफ अमेरिकन पॉलिटिकल विचक्राफ्ट में पीटर ने ये साफ साफ लिखा है कि हमेशा से ही अमेरिकन पॉलिटिकल अफेयर्स में कई सदियों से एक सैटेनिक सपोर्ट रहा है जिसमें कि सेरेमोनियल मैजिक काफ़ी बड़े लेवल पर छुप कर परफॉर्म किया जाता है। एलिस्टर क्राउले और HP लवक्राफ्ट मिडिल ईस्ट और उसके मैजिक या कहा जाए मिस्टिसिज्म से पूरी तरह ऑब्सेस्ड थे। उनकी लिखी किताबों में उसकी एक अच्छी झलक आती है।
यहाँ तक कि एलिस्टर क्राउले और लवक्राफ्ट अरेबियन कल्चरल कपड़े भी पहना करते थे और अरेबियन मिस्टिसिज्म को अपनी लिखी किताबों में जानबूझकर दिखाते थे। लवक्राफ्ट की कई बुक्स में ओकल्टिज्म और पेगनिज्म की फॉर्म में जादू टोना और दूसरी मखलूक जैसे जिन और मॉन्स्टर से बातचीत का डिस्क्रिप्शन है, ठीक उसी तरह जैसे कि 1001 अरेबियन नाइट्स में दिया गया है। और हाँ, शायद इसीलिए उनके राइटिंग वर्क्स में एंशियंट इजिप्शियन और इराकी सुमेरियन कल्चर की झलक आती है। लवक्राफ्ट ने खुद को एक अरबिक नाम दिया था, अब्दुल अल हजरत, जिसे कि बाद में वो कैरेक्टर माना गया था जिसने असली नेक्रोनॉमिकन लिखी थी। तो क्या इन सब किताबों में से एक ऐसी नेक्रोनॉमिकन भी होगी जो सही में मैजिकल और डेंजरसली पावरफुल है, या फिर ये सब फिक्शन की कैटेगरी में गिनी जानी चाहिए? अब तक इस वीडियो में हमने जो भी किताबें डिस्कस करी वो अखबारुल ज़मान और प्रोडिजीज ऑफ इजिप्ट से डिराइव थी। तो इस लिस्ट की सबसे ज़्यादा ख़तरनाक और टेस्टेड बुक अब तक शम्सुल मारिफ को माना जाता है। इंग्लिश में इसको द बुक ऑफ द सन ऑफ ग्नोसिस एंड द सटलिटीज़ ऑफ एलिवेटेड थिंग्स कहा गया है। यकीन कीजिए, ये एक बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक जादुई किताब है जो आपको काफ़ी नुकसान पहुंचा सकती है, और इसीलिए इसी को असली नेक्रोनॉमिकन माना जाता है। ये किताब 13वीं सेंचुरी में एक अरेबियन सूफी मैथमेटिशियन ने लिखी थी जिसका नाम अली अल्बोनी था। अपनी पूरी हिस्ट्री में ये किताब बैन रही है, और ख़ास तौर से इस किताब में जादू और जिन्नात के बारे में लिखे होने की वजह से ये इस्लामिक कंट्रीज़ में तो बिल्कुल बैन कर दी गई थी। हालांकि 21वीं सेंचुरी में लेबनान में एक पब्लिशर ने ये किताब दोबारा से पब्लिश करके ओपनली सेल करनी शुरू करी थी, और शायद इसीलिए इस ख़तरनाक किताब की PDF कॉपीज़ अब भी ऑनलाइन मिल जाती हैं। लेकिन हम आपको शम्सुल मारिफ को डाउनलोड या ख़रीदने की सलाह बिल्कुल नहीं देते, क्योंकि ये करके शायद आप उस दुनिया के सामने अपने आप को एक्सपोज कर देंगे जिसकी आपको रत्ती भर भी समझ नहीं होगी। दरअसल शम्सुल मारिफ में और सारी नेक्रोनॉमिकन्स की तरह कोई एंड ऑफ द वर्ल्ड वाला कॉन्सेप्ट नहीं लिखा गया है, बल्कि इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जिन्स, एंजल्स और दूसरी सुपरनैचुरल एंटिटीज से कम्युनिकेट करने का असली तरीका बताया गया है। और इसीलिए ऐसे कई इंसिडेंट्स रिपोर्ट किए गए हैं जहां शम्सुल मारिफ की ओरिजिनल कॉपीज़ हासिल करने वाले लोगों के साथ कुछ बहुत अजीबोगरीब पेश आया, जैसे कि उन लोगों का पजेस्ड हो जाना या फिर असली जिनों से मिलने के बाद पागल हो जाना, और कई ज़्यादा बड़े पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स जहां जान का नुकसान भी हो सकता है। अगर इस्लाम रिलीजन के हिसाब से देखा जाए तो अल्लाह ने इंसानों और जिनों की दुनिया को एक अंधे के पर्दे से अलग रखा है ताकि जिन इंसानों को और इंसान जिनों को नुकसान ना पहुंचा सकें। अब फिर भी जिनों से कम्युनिकेट करने का एक तरीका जादू को माना जाता है, और वो फिर डेफिनेटली इविल पर्पसेस के लिए ही होता है। कुछ खास चैंट्स और ख़ास वर्ड्स को एक ख़ास तरीके से पढ़ने से ही बस जिन्नात से कम्युनिकेशन नहीं होता है, बल्कि बहुत से ऐसे नापसंदीदा काम करने पड़ते हैं जो कि उस जिन के साथ डील का पार्ट तो होते हैं पर ह्यूमन नेचर के अगेंस्ट होते हैं। मिसाल के तौर पर ये काम हो सकते हैं जैसे कि खून पीना या और कुछ गंदा खाना, या फिर आपकी कोई रिलीजियस किताब जैसे कुरान, बाइबल, तौरा की बेअदबी करके उसे नुकसान पहुंचाना। और ये सब सेटन के एजेंडा के तहत वर्क भी करता है। और शम्सुल मारिफ इसी तरह के मैजिक की एक बहुत ख़ास किताब है। सऊदी अरेबिया और UAE जैसे इस्लामिक कंट्रीज़ में मैजिक प्रैक्टिस करना एक क्राइम है। ख़ास तौर पर सऊदी अरेबिया में तो इसकी सज़ाए मौत तक हो सकती है। तो मेरे पैरानॉर्मल जर्नी के साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि इस जादू और जिन्नात सीरीज़ में अगले सारे वीडियोस बहुत ही सॉलिड और अजीबोगरीब इन्फॉर्मेशन के साथ पेश किए जाएंगे। आप लोग अपना कंट्रीब्यूशन सिर्फ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके पूरा करिए, बाकी सब आपका दोस्त संभाल लेगा। तो मिलते हैं फिर इस सीरीज़ के अगले पार्ट में एक जादुई वीडियो के साथ। तो गाइस, दिस इज स्पेक्ट मैट्रिक्स साइनिंग ऑफ। बाय बाय।